नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति विद्यार्थी के साथ। आशा करते हैं आप आनंदमयी होंगे। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। गांव गलियों में समीकरण दोहराए जा रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का एक नया दौर शुरू होने वाला है। गांव गलियों के चाणक्य अपने समीकरणों के घोड़े दौड़ा चुके हैं। चुनाव के लिए दांव तैयार है, चुनाव तैयार है, सेनापति तैयार है। देरी तो है बस सिर्फ घोषणा भर की। उत्तर प्रदेश में 9 माननीय विधायक अब सांसद बन चुके हैं। उनकी सीट खाली हो चुकी है। उन रिक्त सीटों पर संविधान के अनुसार 6 महीने के भीतर चुनाव होना है। एक सीट इरफान सोलंकी जो कि समाजवादी के विधायक थे, उनकी सदस्यता चली गई है। उनको एक मामले में सजा हुई है जिस कारण उनकी सीट चली गई है। वो 10वीं सीट है। उस सीट पर हो सकता है कि शायद उच्च न्यायालय से उनको राहत मिल जाए, इसलिए आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अन्य 9 सीटों की, जिन 9 सीटों पर विधायक जो थे वो सांसद बन चुके हैं। ओवरऑल 10 सीटों की बात करें तो 5 भारतीय जनता पार्टी व उनके सहयोगियों के पास थी, व 5 समाजवादी पार्टी के साथ थी। भाजपा ने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। भाजपा इस बार लोकसभा चुनाव की तरह उत्तर प्रदेश में पिछड़ना नहीं चाहती। भाजपा के कई नेतागण लखनऊ आ चुके हैं। BL संतोष लखनऊ में डेरा जमा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जनता के सामने यह भेद बिल्कुल नहीं लगने देना चाहती कि लोकसभा चुनाव में उसके पैर उखड़ चुके थे। इस बार वह पूरी रणनीति व तैयारी के साथ मैदान में है। उन्होंने लगभग अपने 16 मंत्रियों को इन 9 सीटों के लिए प्रभारी मंत्री घोषित कर दिया है। या हर एक सीट पर जातिगत समीकरण को साधा जा रहा है। बेहद सधे हुए ढंग से भारतीय जनता पार्टी इन सीटों में से अधिकांश जीतने की कोशिश में लग पड़ी है। योगी आदित्यनाथ भी संगठन की मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं ताकि इस चुनाव में संदेश दिल्ली को भी दिया जा सके व इंडिया अलायंस को भी यह संदेश दिया जा सके कि यह चुनाव लोकसभा नहीं है, यह योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का सवाल है। इस चुनाव में उन्हें न केवल अखिलेश यादव को जवाब देना है, बल्कि उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे थे कि वो लोकसभा में अपनी पार्टी को उस तरह का परिणाम नहीं दिला पाए जैसी शीर्ष नेतृत्व को आशा थी, उनको भी एक जवाब दिया जाना है। इन चुनावों में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि चुनाव की घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारियों की घोषणा कर दी हो, और वह भी सभी जातिगत समीकरणों को साधने के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से यह संदेश जा चुका है कि धर्म की राजनीति के ऊपर जाति की राजनीति हावी हो चुकी है। यह संदेश इतना क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत आधार पर खुद को दोबारा से मजबूत करने के लिए ओवरहॉलिंग शुरू कर दी है। इन लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर का मुद्दा विफल रहा। एनकाउंटर का मुद्दा वह भी पूर्णतः विफल रहा। बुलडोजर वो भी कोई उनको परिणाम नहीं दिला पाया। तो यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब बात करते हैं हम सीटों के बारे में। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके क्या समीकरण हैं, क्या उन सीटों पर परिणाम लोकसभा में रहा। सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की खैर विधानसभा की। अलीगढ़ की खैर विधानसभा से अनूप प्रधान जो कि वहां से विधायक थे, अनूप प्रधान अपने बगल के जिले हाथरस से अब सांसद बन गए हैं। लेकिन इस सीट पर चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि वह खैर सीट से तो विधायक थे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में हाथरस लोकसभा में जो खैर विधानसभा भी हाथरस लोकसभा में आती है, वहां से वो 1000 वोट से पिछड़ रहे थे। यानी भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर 1000 वोट से हारी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में परिणाम क्या आते हैं। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल भी इस सीट पर अपना दावा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने किसी सहयोगी दल को देगी। भारतीय जनता पार्टी अपना ही उम्मीदवार इस पर खड़ा करेगी और देखते हैं कि रालोद इस सीट पर कितना जाट वोट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में डलवा पाता है ताकि इस सीट पर भाजपा जीत सके। अगली सीट है फूलपुर, जहां पर प्रवीण निषाद
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, यानी वो प्रवीण निषाद पार्टी के उम्मीदवार थे, जो कि इस सीट पर विधायक थे, लेकिन वह अब सांसद चुने गए। तो इस सीट पर भी अब उपचुनाव होना है। दिलचस्प बात यह है कि प्रवीण निषाद अपने ही लोकसभा चुनाव में जिस क्षेत्र से वह स्वयं विधायक थे, वहां से 17,000 वोटों से पीछे थे। तो उनके भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट जिताना बेहद मुश्किल हो सकता है कि जातिगत समीकरण उनके फेवर में हो जाए, उम्मीदवार पहले से बेहतर, लेकिन यह सीट उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगी। अब तीसरी व सबसे दिलचस्प सीट की बात करते हैं। तीसरी सीट है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर अवधेश प्रसाद की सीट है। वह अवधेश प्रसाद जो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के बाद हर टीवी चैनल, हर न्यूज हाउस, हर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सबके ध्यान आकर्षण में थे। अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या यानी फैजाबाद सीट से सांसद बने हैं, उनकी सीट थी मिल्कीपुर। अब उस सीट से ऐसा माना जा रहा है कि उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट से उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और वह अपनी लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट से 17,000 वोटों की लीड लेकर आगे थे। अब हम बात करते हैं अयोध्या के ही बगल के जिले अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा, जहां से लालजी वर्मा विधायक थे, वह अब सांसद चुने गए हैं। उन्होंने अपने चुनाव में अपनी कटेहरी विधानसभा से 17,000 वोटों की लीड प्राप्त की थी। इस सीट पर समीकरण भी उनके फेवर में है। ऐसा हो सकता है कि उन्हीं के परिवार से कोई सदस्य कोई सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाए, यह सीट वह आसानी से जीत सकते हैं। इस सीट पर जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी के फेवर में है। अगली सीट के बारे में हम बात करेंगे मिर्जापुर जिले की। जी हाँ, वही मिर्जापुर जो आजकल भौकाल मचा रहा है सोशल मीडिया पर। मिर्जापुर वेब सीरीज जिस जिले पर आधारित है, यह वही मिर्जापुर है। मिर्जापुर की मझुआ मिर्जापुर लोकसभा के अंतर्गत आता है। इस सीट पर हालिया लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल की नेत्री अनुप्रिया पटेल मात्र 2,000 की लीड ही प्राप्त कर पाई थी, जबकि इस सीट पर जब पहले चुनाव हुआ था यानी 2022 में, तब इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद बिंद ने 33,000 वोटों से जीत प्राप्त की थी। यानी इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बेहद मुश्किल होने जा रही है। विनोद बिंद भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने एक अच्छी खासी जीत प्राप्त की। अब मैं बात करना चाहूंगा मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट के बारे में। यह सीट वैसे तो बिजनौर लोकसभा में आती है, लेकिन मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा है। इस सीट पर निवर्तमान विधायक चंदन चौहान जो अब सांसद बन चुके हैं, उनके सांसद बनने के बाद यह सीट रिक्त हुई और इस पर अब उपचुनाव होना है। इस सीट पर लोकसभा चुनाव में आरएलडी भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चंदन चौहान को 9,000 की लीड मिली थी। यह लीड उनके विधायक रहते हुए प्राप्त की गई लीड यानी जीत के अंतर से काफी कम है। तो यह सीट भी आरएलडी और भाजपा के लिए मुश्किल होने जा रही है। हालांकि इस सीट पर दिलचस्प देखना यह होगा बसपा व आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट कैसा रहता है। अगर इन दोनों पार्टियों में से कोई भी एक पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट देती है, तो यह भारतीय जनता पार्टी और रालोद गठबंधन के लिए आसान हो सकता है। अगली सीट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह है संभल की कुंदर की सीट। कुंदर की सीट जो कि जियाउर रहमान बर्ग जो वहां से विधायक थे, उनके संभल से सांसद बनने के कारण खाली हुई है। वह संभल सीट पर जियाउर रहमान बर्ग के दादा यानी शफीकुर रहमान बर्ग कई बार वहां से विधायक व सांसद रहे हैं। 2019 में भी वह उस सीट से सांसद थे। उनका हाल ही में देहांत हुआ है, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में उनके पोते को जीत हासिल हुई। इस सीट पर उनके पोते ने लगभग 60,000 वोटों की लीड हासिल की थी। कुंदर की सीट जो कि संभल लोकसभा का ही हिस्सा है, इस क्षेत्र में वहां पर जियाउर रहमान को 60,000 वोट की लीड मिली थी। यानी यह सीट उनके लिए ऐसी हो सकती है जैसी भारतीय जनता पार्टी के लिए गाजियाबाद व अखिलेश यादव के लिए करहल। हालांकि इस सीट पर एक बड़ा वर्ग जो
अपने आप में एंटी आजम खान वर्ग माना जाता है, वह यह चाहता है कि यहाँ से मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन को लड़ाया जाए। एसटी हसन के बारे में आपने चुनाव से पहले काफी सुना होगा। उनका उनको टिकट काटकर, मुरादाबाद से उनका टिकट काटकर रुचि वीरा को दिया गया था। रुचि वीरा जो कि आजम खान की नजदीकी बताई जाती है, उनको एसटी हसन की जगह टिकट दिया गया था। तो अभी एक जो पार्टी में मुस्लिम मुस्लिम नेताओं में एंटी आजम खान वर्ग है, वह चाहता है कि उस सीट पर एसटी हसन को विधायक बनाया जाए। कहल सीट जो कि समाजवादी पार्टी परिवार के लिए बेहद ही आसान सीट रही है हमेशा से, वहां पर हो सकता है कि समाजवादी यानी यादव परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े। यह सीट अखिलेश यादव की सीट थी, जो अब सांसद बन गए हैं। उनके सांसद बनने के बाद रिक्त हुई इस सीट पर ऐसा माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव, जो पहले सांसद थे लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, उनको इस सीट से लड़ाया जा सकता है। क्योंकि यह सीट यादव परिवार के पास ही रही है, तो हो सकता है कि परिवार का ही कोई सदस्य इस सीट पर चुनाव लड़े और इस सीट पर उन्हें कोई चुनौती या परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। यह सीट लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 60,000 वोट से पीछे थी, यानी समाजवादी पार्टी इस सीट पर 60,000 वोटों की लीड से आगे थी। तो इस सीट पर कोई चुनौती नहीं दिखाई देती। अब बात करते हैं 9वीं यानी गाजियाबाद सीट की। गाजियाबाद सीट पर अतुल गर्ग यहाँ से विधायक थे, जो कि अब सांसद बन चुके हैं। अतुल गर्ग योगी सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन अब उनके सांसद बनने के बाद यह सीट रिक्त हो चुकी है। इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं मिलने जा रही है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से वह बेहद आसानी के साथ जीत सकती है। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव लड़ी डोली शर्मा अगर चुनाव लड़े तो कुछ चुनौती मिल जाए, लेकिन इस सीट पर चुनौती मिलने की आशंका लगभग न के बराबर है। यह सीट सिर्फ उसी तरह की है जैसी समाजवादी पार्टी के लिए करहल और कुंदरकी की सीट। इन चुनावों में देखना यह भी दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद व मायावती किस प्रकार चुनाव लड़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद शायद सभी सीटों पर चुनाव न लड़े, लेकिन मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा पर वह चुनाव जरूर लड़ेंगे और इस सीट पर वह अपने उम्मीदवार के लिए कितनी मेहनत कर पाते हैं, कितनी वोट अपने उम्मीदवार को दिला पाते हैं। वह मायावती की कोशिश यह रहेगी कि जहां पर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर मायावती कैंडिडेट को उनसे ज्यादा वोट मिले, ताकि दलित वोटों में मायावती अपनी प्रासंगिकता दिखा सके। राजनीति से जुड़ी हुई खबरों व घटनाक्रमों की जानकारी के लिए देखते रहिए राजनीति विद राठी। धन्यवाद।